Good morning, friends. This is Kamal. Welcome to West Information English Group and Divine Lights Association. आज हम लोग गुप्त उत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने कल गुप्तकालीन जो भी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सारों को कवर किया था और कल हम लोगों ने बेसिकली बुक के बारे में देखा था। आज हम लोग गुप्त उत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त उत्तर काल में जैसे मैत्रेय वंश, धर्मन वंश, यशोधर्मन, उसके बाद बंगाल के शशांक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में गुप्त उत्तर काल के गुप्त पढ़ेंगे। उसके बाद में वर्धन वंश पढ़ेंगे और पुष्यभूति वंश। ठीक है, जो हर्षवर्धन है वो पुष्यभूति वंश। तो ये पंजाब के होड़, तो ये सब पढ़ेंगे हम लोग आगे वाले टाइम में। तो आज देखते हैं क्या क्या कवर हो जाता है, फिर आगे दूसरा ऑडियो डालेंगे। तो आज सबसे पहले हम छोटे छोटे वर्ष जो है 2-4 लाइन याद करना है उसके बारे में बता देते हैं। ठीक है, तो पहला है वल्लभी के मैत्रेय वंश। जो मैत्रेय वंश है ये गुजरात में है। वल्लभी विश्वविद्यालय आप लोगों ने नाम सुना होगा, प्राचीन काल का एक बेहतरीन विश्वविद्यालय में से एक है। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय की बात की जाए तो तक्षशिला है, और अगर बात की जाए सबसे दूसरे नंबर पे वो है नालंदा विश्वविद्यालय। मतलब विख्यात है, प्रचलित है, देश विदेश से वहाँ पे लोग आते थे पढ़ने के लिए, है ना। और तीसरा जो है वल्लभी है। तो वल्लभी की क्या खासियत है? वल्लभी की खासियत ये है कि यहाँ के लोग जो होते थे, यहाँ के स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस में ज़्यादा जाते थे। मतलब सिविल सर्विस में ज़्यादा जाते थे वहाँ के लोग। जैसे आज एक ट्रेंड है कि जेएनयू के बच्चे ज़्यादा जाते हैं, है ना। तो उसी तरह से वहाँ का भी एक ट्रेंड था वल्लभी का कि वहाँ के लोग जो है सिविल सर्विस में ज़्यादा जाते थे। तो मैत्रेय वंश का जो संस्थापक है वो भट्टारक है। आप लोग को बस इतना ही याद रखना है कि मैत्रेय वंश का जो संस्थापक है वो भट्टारक है। ठीक है, और वल्लभी के जो आचार्य थे उस टाइम पे, है ना, उस गणभूति और स्थिरमती, है ना, ये 2 आचार्य हैं उस वल्लभी के विश्वविद्यालय के उस टाइम के। ठीक है, तो इतना बात याद रखना है मैत्रेय वंश का। उसके बाद है सुधर्मन वंश, जो है ये मालवा का है, मालवा या सुधर्मन। ठीक है, तो इसका जो है दो अभिलेख आप लोग को याद रखना है, मंदसौर अभिलेख और यशोधर्मन का वंश। एक मंदसौर अभिलेख है और एक का नाम क्या था, वंशखेड़ा अभिलेख। ठीक है, ये 2 नाम याद रखना है, वंशखेड़ा अभिलेख और मंदसौर अभिलेख। यशोधर्मन के बारे में इतना याद रखना है आप लोग को। ठीक है, ये मालवा का यशोधर्मन वंश है। उसके बाद गुप्तोत्तर काल का जो गुप्त काल है वो उसका संस्थापक है कृष्णगुप्त। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद एक होता है देवगुप्त। आप लोगों ने राजश्री का नाम सुना होगा, गृहवर्मन, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन और शशांक, ये सबका एक ही में आप लोग को मिलता होगा मटेरियल। तो ये जो देवगुप्त है वो यही उत्तर गुप्त वंश का है। ठीक है, तो ये इसका भी नाम आप लोग को याद रखना है। तो चलिए ठीक है, अब आगे गुप्त जो देवगुप्त है उसकी चर्चा होगी, वर्धन वंश पढ़ाएंगे तो। शशांक के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। शशांक जो है ये शशांक जो है ये बंगाल का था और इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, है ना। एक मूर्ति थी बुद्ध का जिसपे उसके बुद्ध के पद चिन्ह मिलते हैं। मतलब उसके पद चिन्ह थे जिसमें जिस मूर्ति में उसको गंगा में फेंकवा दिया था शशांक ने। तो वो बौद्ध विरोधी था। ठीक है, तो आइए हम लोग पुष्यभूति वंश स्टार्ट करते हैं।
ये छोटे छोटे वंश हैं, इनको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। उसके बाद मौखरी वंश तो आप लोग जान रहे हैं, गृहवर्मन। तो थोड़ा सा पुष्यभूति वंश पे डिस्कस कर लेते हैं। जो पुष्यभूति वंश है वो उसका संस्थापक पुष्यभूति है, लेकिन वास्तव में इसका ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिल पाता है। जो सबसे मतलब जहाँ से हम लोग को स्टार्ट होता है वो प्रभाकर वर्धन है। प्रभाकर वर्धन के बारे में जानने को मिलता है कि उसकी पत्नी का नाम यशोमती है और उसका एक पुत्री है और राजश्री, और दो पुत्र हैं राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ठीक है। तो जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होती है तो उसकी मति हर्षवर्धन की माँ, मतलब मदर, वो सती हो जाती है ना, जो लेख मिलता है। तो हर जब प्रभाकर वर्धन का मृत्यु होता है तो उसके बाद जो राजा बनता है वो रहता है राज्यवर्धन, है ना। तो राज्यवर्धन रहता है, ठीक है। और राजश्री का जो शादी हुआ रहता है वो हुआ रहता है गृहवर्मन से, है ना। गृहवर्मन ये कौन है? ये मौखरी नरेश है, गृहवर्मन, है ना। कन्नौज में इनका शासन है, ठीक है। तो जो देवगुप्त रहता है वो शशांक के साथ मिलकर, जो मैंने बताया आपको कि जो देवगुप्त है वो उत्तर गुप्त काल का है और जो शशांक है वो बंगाल का है ना। ये दोनों मिलकर राजश्री के पति के मतलब गृहवर्मन का हत्या कर देते हैं। तो जो राज्यवर्धन है वो चाहता है कि मतलब अपने बहन को बचाने के लिए, मतलब उसकी बहन के पति का हत्या हो गया है तो वो जाता है। तो वो जब जाता है राजवर्धन, तो देवगुप्त का हत्या कर देता है। कौन कर देता है? तो राज्यवर्धन। राज्यवर्धन जब देवगुप्त का हत्या कर देता है, फिर उसके बाद शशांक उसको बुलाता है बहुत आदर से, राज्यवर्धन को, कि आइए बैठिए। तो धोखे से राज्यवर्धन का हत्या कर देता है कौन? शशांक। शशांक का हत्या कर देता है राज्यवर्धन का। तो राज्यवर्धन का जब शशांक हत्या कर देता है तो जब गुस्से में 606 ईस्वी में राज्याभिषेक होता है, और उसके राज्यवर्धन के मरने के बाद हर्षवर्धन का 606 ईस्वी में, है ना। तो हर्षवर्धन अपनी सेना के साथ निकलता है और पहले जो है अपने बहन को बचाता है। जो राजश्री रहती है वो जंगलों में भाग जाती है, तो वहां से बचा के लाता है। फिर शशांक की हत्या कर देता है। फिर उसके बाद कन्नौज पे भी अपना अधिकार कर लेता है, क्योंकि कन्नौज पे जो मौखरी नरेश गृहवर्मन था, जो उसका जीजा था हर्षवर्धन का, तो वहाँ पे गद्दी खाली हो गई थी, तो वो भी अपना राज्य संभाल लेता है। कौन? हर्षवर्धन। तो ये सब स्टोरी है पॉलिटिकल। इसके अलावा कुछ और देख लेते हैं। हर्षवर्धन के काल में ही वैन सांग आया है, जो 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक रहा है भारत में, ठीक है। वैन सांग की कौन सी पुस्तक है? तो सी यू की है ना। सी यू की उसने लिखा है। और वैन सांग को राजकुमार कहा जाता है, यात्रियों में राजकुमार। ये याद रखना है, यात्रियों में, विदेशी यात्रियों में राजकुमार किसे कहा जाता है? तो वैन सांग को। और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? तो शाक्य मुनि भी वैन सांग को कहा जाता है, ठीक है। और और मोक्ष परिषद, महामोक्ष परिषद जो क्रिएट किया था हर्षवर्धन ने, तो उसके 6वें मोक्ष परिषद में शामिल हुआ था वैनसांग, ठीक है। तो उस समय क्या था, हर्षवर्धन जाता था 5 साल पे तो सारा चीज दान कर देता था, है ना। अपना सारा चीज दान कर देता था। तो हर्षवर्धन ने भी कुछ किताबें लिखी थी, जैसे प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, है ना। ये 3 ग्रंथ लिखा है हर्षवर्धन ने भी।
तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है, ठीक है। बेसिकली ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन ये वेद सांग का जो पूछा जाता है वो ज़्यादा पूछा जाता है कि शाक्य मुनि कौन है। तो ये सब पूछा जाता है, तो ये सब आप आराम से याद कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप ऑडियो मैसेज के द्वारा मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्त, थैंक यू।